अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में इंसाफ का हसूल कितना मुश्किल है। लियाकताबाद के थाने में फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स के भाई ने केस की पैरवी शुरू की तो मुल्जिमान ने उसको भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया और 1 माह गुजर जाने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिल सका। उसके घर वाले क्या दुहाइयां देते हैं पहले और दूसरे केस में इंसाफ ना मिलने पर। पुलिस तफ्तीश कहां तक पहुंची है और कहां कहां पर कानूनी लैकूनाज हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का दावा तो करती है, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जब वो मंजर आम पे आते हैं तो पुलिस के कार्रवाइयों और जो दावे हैं उनकी कलई खुल जाती है। इसी तरह का एक दिलखराश वाक़या लियाकताबाद की हदूद में गुज़िश्ता माह पेश आया, जिसके अंदर मुल्जिमान ने अपने मुखालफिन के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स जवान जिसकी कुछ अरसा कबल ही शादी हुई थी वो अपनी टांग से हाथ धो बैठा। हम उस शख्स के घर में मौजूद है जिसने ना सिर्फ अपनी टांग से हाथ धोया बल्कि उसके भाई के ऊपर भी फायरिंग इससे कबल हो चुकी है और अब मुल्जिमान जो हैं दीगर अफराद जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं उनको धमकियां दे रहे हैं और जान से मारने की कॉल्स भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है कोई इकदाम नहीं उठा रही है। हमारे साथ मौजूद मौजूद है, इनसे जानते हैं। मौजूद आपकी क्या उम्र है? मेरी 34। क्या करते हैं आप? मैं इवेंट्स का काम करता हूँ। क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? वाक़या ये पेश आया कि 2.5 साल कबल ना मेरे भाई पे फायरिंग हुई, शबीर पे। उसकी टांग डैमेज हो गई, जिसकी पैरवी मैं कर रहा था। उसका मुकदमा नंबर 1476 है, जिसका मरकज़ी मुल्ज़िम राना अंजुम यकूब है। वो मुझे इस पैरवी से रोक रहा था। और आप लोगों की लड़ाई किस बात पे हुई थी? मुखालफिन ने आपके भाई के ऊपर फायरिंग क्यों की? रोड क्रॉसिंग पे ऐसे मामूली सा झगड़ा हुआ था हमारा। अच्छा। उसी की आड़ में उसने गुस्सा रखते हुए मेरे भाई पे फायरिंग की थी और कुछ अरसा काफ़ी मुझे धमकियाँ देता रहा, जिसको मैं थाने में पुलिस को बताता था कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है, मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहा है, मगर पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। और गुज़िश्ता माह 18 तारीख को मेरे पे उसने हमला किया 4 लोगों ने, जिसका सारा प्लान राना अंजुम यकूब ने किया और मुझे 3 फायर उसने मारे टांग में, जो जान से मारने की नीयत से आया था। 3 टांग पे फायर लगे, जिसकी वजह से मेरी टांग कट गई। मुल्जिमान पकड़े गए? मुल्जिमान अभी तक फरार हैं, मगर पुलिस अभी उसको कोई पकड़ने में हमारी मदद नहीं कर रही। तो आपके भाई जिनके ऊपर पहली दफ़ा फायरिंग हुई थी वो बच गए थे? जी, वो बच गए थे। उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। उसका केस चल रहा था अदालत में। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई जो थी वो रोड क्रॉसिंग के ऊपर हुई थी, तो सुलह सफाई की मोहल्लेदारों ने कोशिश हुई थी, उनके घर पे हुई थी, राना के घर पे हुई थी। उसकी पिक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं, उसका सारा प्रूफ मेरे पास मौजूद है। जिन्होंने सुलह करवाई वो सब लोग साथ हैं। तो फिर ऐसा क्या समझते हैं आपके, क्या मामला है जिसकी वजह से ये लड़ाई इतनी बढ़ती जा रही है कि पहले आपके भाई के ऊपर फायरिंग हो चुकी है, अब आप पे फायरिंग हुई, आप अपनी टांग से भी महरूम हो चुके हैं और अभी भी मुल्जिमान आपको धमकियां दे रहे हैं? वजह क्या है इसकी? मुल्जिम पेशावर मुल्जिम है और वो चाहता है कि मैं फायरिंग करके लोगों को ज़ख्मी करके एक डॉन की शक्ल इख्तियार करूं, मेरा नाम बने लड़ाई झगड़े में। बस यही उसका मकसद है। मुल्जिम करता क्या और रहता कहाँ का? मुल्जिम ये दिलकशा गार्डन में रहता है और उसका ड्रिंक का मतलब शराब का कारोबार है और प्रॉपर्टी का जो नजायज़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कब्ज़े की, वो कब्ज़ा माफिया है और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो जब आप अपने भाई के केस की पैरवी कर रहे थे, आप बता रहे हैं, तो वो आपको धमकियां देता था। आपका थाना मुतलका लियाकताबाद है, तो आपने लियाकताबाद पुलिस से रब्ता कभी किया? जो आपका तफ्तीशी था उसको रब्ता किया था। डॉक्टर असलम है जिन्होंने मतलब जो आईओ थे हमारे, उनको मैंने बहुत दफ़ा बताया। तो फिर मैं एसपी के पास भी पेश होता रहा। डॉक्टर नौशीर थी, उन्होंने मेरी बात सुनी, मगर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। कहते क्या थे जब आप उनके पास जाते थे? कैसे आपको तसल्लियाँ देते थे कि पकड़ा जाएगा, हो जाएगा, आपको कुछ नहीं कहता, आप बेफिक्र हो जाएं, इस तरह से। जिस रात आपके ऊपर फायरिंग हुई
उस रात आप कहाँ पे मौजूद थे? कितने मुल्जिमान आए? कैसे क्या वकूआ बना? मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और एक दोस्त से बात कर रहा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। और 4 लोग आए हैं, 2 लोगों ने पिस्टल के साथ मेरे पर हमला किया है। कितनी गोलियां आपको लगी? मेरी टांग पे 3 गोलियां लगी। उसके बाद मुल्जिमान बासानी फरार हो गए, उनमें से कोई पकड़ा गया? बासानी फरार हो गए जिन्होंने गोलियां मारी, मगर जो रैकी कर रहा था, जो उनको बता रहा था सारा, वो बंदा पकड़ा गया। उसको किसने पकड़ा? उसको मेरे भाइयों ने पकड़ा था। अच्छा। और मुल्जिम, जो मरकजी मुल्जिम जिसने फायरिंग की, वो भागे। अभी उसका क्या स्टेटस है? वो भागे हुए हैं, अभी तक पुलिस ने उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया। तो क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही? आपके वाक़े को तकरीबन 1 माह होने वाला हो। पुलिस पता नहीं क्या है कि बस बहुत हमारे मुल्क का कानून बहुत स्लो है, अदालती कार्रवाई बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ये आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। क्योंकि पहले मैं 2.5 साल पहले जब से मैं अपने भाई की पैरवी कर रहा था केस की, तो उसी दौरान ये 2.5 साल हो गए हैं। और इतना स्लो कानून है, इतना स्लो कानून है कि हमें आज तक इंसाफ ही नहीं मिला। हम अपने पहले भाई की टांग का इंसाफ चाह रहे थे और ऊपर से ये हो गया मेरे साथ। आप ज़ख्मी होने वाले मौज़म की गुफ्तगू सुने। मौज़म का कहना है कि वो 2.5 साल से अपने भाई के केस की पैरवी कर रहे थे और बिल आखिर उनको इंसाफ इस सूरत में मिला कि उनको अपनी भी टांग से हाथ धोना पड़ गया है। इन जो मजरूब दोनों भाई हैं, इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बेटे हैं। 6 बेटे में से 2 बेटे जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। एक तो अपनी टांग भी खो चुका है, एक के टांग के ऊपर पहले फायरिंग की गई। ये कौन इतने बासर लोग हैं? आप लोग कब से इधर रह रहे हैं, पहले ये बताइए। हमें तो 30 साल हो गए इधर रहते हुए। हम तो कभी खौफ नहीं खाया था, कभी हमें डर नहीं लगा था। हम गली में फिरते रहते थे जी। पता नहीं ये बस छोटी सी लड़ाई की वजह से इसने इतना इशू बना लिया मेरे बेटों के ऊपर। मेरे बेटों के तो ये पीछे ही पड़ गया। जैसे कोई बड़ी जायदाद का उसके साथ कोई हमारा झगड़ा है, हमारा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं था। तो जो झगड़ा हुआ था उसके साथ उसकी सुलह हो गई थी इनके साथ। फिर उसने 6 माह पा के तो फिर उसने ये काम कर दिया, इस बेटे को फाइल लगा दिया। इसको हमने 6 माह के बाद उठाया था। तो भूल गए थे कि चलो, मैं इनको कहती थी बच्चे या जज्बात तो आता है ना, लेकिन भूल गए थे। मैंने इनको कहा दफ़ा करो, छोड़ो परे, उसके छोटे बच्चे हैं, तेरी टांग को टायर लगा, ठीक हो गया है, तू चल रहा है अपने कदमों में। लेकिन उसने वो खारबाजी नहीं छोड़ी। उसने ये अकेला बैठा था इधर, बाहर कोई दोस्त आया हुआ था, उसके साथ ये बात कर रहा था। लेकिन वो आए हैं, उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, प्लान के साथ उन्होंने गोली मेरे बेटे को मारी है। और एक नहीं मारी, उसने 3 मारी है। अब तो माँ जी टांग भी नहीं रही, अब तो टांग भी बेटा नहीं चलने रही। के काबिल नहीं रहा। हाँ जी, चलने के काबिल नहीं रहा। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। ये आप लोग देख लो कि ये हमने इसलिए ये कदम उठाया है कि बाद में कोई ऐसी बात हुई तो आप लोग ये ना कहना कि आप हमने बुलाया था, हमारे तक बात आई थी। माँ जी, कितना दिल दुखता है, कितनी तकलीफ होती है जब अपने जवान बेटे को ऐसे देखते हैं। दिल की बात कर रहे हो आप दिल को जान ही नहीं सकते कि माँ का दिल क्या होता है। माँ का दिल एक ऐसे तलता है कि जैसे उसमें तेल में प्याज डाल देते हैं, ऐसे माँ का दिल दुखता है। कभी वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं पूरा ब्रेस्ट उस पे अंदर से डाल दूँ, इतना मेरा दिल दुखा हुआ है। मैंने उसके बच्चों का भला सोचा, लेकिन उसने मेरे बच्चों का भला नहीं सोचा। उसने मेरे बच्चों को अपाहिज कर दिया। लेकिन मेरा खुदा इंसाफ जरूर करेगा। कैसा इंसाफ चाहती हैं माँ जी? मैं चाहती हूँ कि उसको पकड़ा जाए। जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं, वो भी रोए, उसके बच्चे भी रोए। जैसे मैं रोती हूँ, उसकी भी बीवी रोए, उनके बच्चे भी रोए। मेरे दिल से दुआ नहीं निकलती उसके लिए, बद दुआ निकलती है, खा निकलती है। मैं उसको बद दुआ देती हूँ। मैं सब दुनिया के लिए दुआ करती थी, बाद में अपने बच्चों के लिए दुआ कर। लेकिन जिस दिन का ये वाक़या हुआ है, मेरे दिल से बद दुआ निकलती है, खा निकलती है उसके लिए। कि जैसे मैं रोती हूँ, मेरा दिल दुखता है, ऐसे ही उसकी बीवी का भी दिल दुखे, उसके बच्चों का भी दिल दुखे, वो भी रोए, ऐसे ही रोए जैसे मैं रोती हूँ। मैं अपने बच्चों से छुप छुप के रोती हूँ। मुझे 2 दफ़ा अटैक हो चुका है इस बच्चे की वजह से।
मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत थी, लेकिन मैं टूट गई हूँ अंदर से। मेरा दिल जो है जार जार रोता है, और ना मैं अपने बच्चों से छुप छुप के रोती हूँ। बच्चे मेरे मुझे कहते हैं, हौसला देते हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं आती जब तक वो पकड़ा ना जाए, जब तक उसके साथ ऐसी ज्यादती हो। मुझे ऐसा इंसाफ आपको चाहिए। लगता है आपको इंसाफ मिल सकेगा? आपके तो पहले बेटे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो इंसाफ देगा खुदा, मेरा ईमान है इंसाफ मिलेगा। क्या हुआ जो लोग ना इंसाफ देंगे, तो वो ऊपर बैठा है ना इंसाफ देने वाला, वो जरूर इंसाफ देगा और आपके सामने इंसाफ होगा। पुलिस वालों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपके पुलिस वाले तो बिके हुए हैं, हम पुलिस वाले तो बिके हुए हैं। वो पैसे ही उनका मुंह बंद करके निकलता है। हम गरीब लोग हैं, वो तो अड्डे चलाता है, औरतें चलाता है, शराब नोशी बेचता है, लोगों के ये मसले हल करके पैसा लेता है। अब भी उसके पास कहीं से पैसा आया है ना, तो इसीलिए वो आखिर उठाई फिर रहा है पैसों के ऊपर। वो पुलिस वालों को भी पैसा देता है, वो लोगों को भी पैसा देता है, वो गन मैन रखता है, वो गन मैनों से ये काम करवाता है। सही। यार आप बताइएगा, आपका नाम क्या? मेरा नाम शबीर है शबीर, आपकी टांग के ऊपर उसने गोली मारी जी 2.5 साल पहले, जी तब मामूली सी लड़ाई थी, जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मामूली की लड़ाई के बाद उसने 6 माह बाद मुझे अपने घर बुलाया कि मैंने इवेंट करवाना है। मुझे कॉल की थी उसने कि मैंने इवेंट करवाना है आपसे, तो आप मेरे घर आएँ। मैं गया हूँ, मुझे उससे कोई बात नहीं की, मुझे सीधे उसने 3 फायर मार दिए, जिससे मतलब कि 2 पेट में मारे थे, वो नहीं लगे, और 2 मेरी टांग में लग गए थे, और मैं गिर गया था वहाँ पे, और वो वहाँ से पिस्टल ऊपर करके भाग गया था। उस केस की आपके भाई पैरवी कर रहे थे? जी, उसकी पैरवाई मेरा मौजम भाई कर रहा था। अब आपके भाई जब से अपाज हुए हैं, इस केस का मुकदमा आपने दर्ज करवाया है, इस जी। वाक़े का, अब आप पैरवी कर रहे हैं, कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है? वो बस जाता हूँ तो वो कहता कुछ भी नहीं है, वो पकड़ेंगे, वो टैरम करवाई है, वो वकीलों का मसला है। अभी जाता हूँ तो कोई मतलब कि वो सुनते नहीं है ठीक तरह से। जैसे भी आपकी वालदा से भी मैंने पूछा कि पुलिस ने तो पहले भी 2.5 साल में आप लोगों को इंसाफ नहीं दिया, तब आप लोगों को कैसे लगता है इंसाफ मिलेगा? मुझे तो अभी भी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक किसी ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, कोई आया भी नहीं है, तामन करते ही कोई नहीं, तामन करता ही नहीं है। एसपी के पास गए हैं, उसने कहा बस पकड़ेंगे, तो तामन करते कोई ही मतलब कि हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आगे से फिर राणा अंजम, फिर आगे से उसने धमकियां 3-4 लगा से रहा है। मैसेज किया है, हमारे घर भी फायरिंग करके गया है, वो दरवाजे पे खोल भी हैं। ये कब की बात है? ये पिछली लड़ाई की बात ये है, मेरी जब लड़ाई पे स्कूल था। में लगे थे। तो अभी भी लोगों को वो पैगाम दे रहा है कि पैरवाई ना करे, मैं मार दूंगा सबको, जो मेरे साथ हैं उनको भी मार दूंगा। तो ऐसे धमकी वो दे रहा है अभी भी। आपने पुलिस को बताया ये सारा कुछ? जी मैंने बताया, फिर भी कुछ नहीं हुआ? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। आप बताइएगा कि जब इनको गोलियां लगी, जैसे ये अभी बता रहे थे कि इनको भी गोलियां लगी लेकिन इनकी टांग हील हो गई है और ये ठीक हो गए, तो मौसम की टांग क्यों काटनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ? लास्ट जब शबीर भाई मेरे पास आए थे ना, इनकी टिबिया फिबुला फ्रंट से बिल्कुल ही क्रश हो गई हुई थी। जनरल हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर हनीफ, उनके यूनिट में मैंने इनको दाखिल करवाया। मैं वहीं पे CN होती हूँ। तो छोटे भाई का ना 3 मंथ्स कास्ट लगा, और 1 ईयर और मतलब 1.5 ईयर तक ये इस तरह ही कास्टिंग पे ही रहे, और आफ्टर कास्टिंग ये बिसाखियों पे चलना शुरू हुए। अच्छा। और उसके बाद मौजम भाई के ना मेन प्रोपीटियल जो वेन थी ना, जो सर्कुलेट करती है नीचे, उनका Blood ना circulation 7 सेंटीमीटर जो थी ना, बुलेट की वजह से वो डैमेज हो गई थी। उसके साथ मसल्स भी थे, वो भी डैमेज थे। और सैटरडे वाले दिन ये एडमिट हुए हैं, और संडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग इनकी फैशैटमी प्लान कर दी गई वहाँ पे आर्थो वालों की तरफ ये से। क्या होता है? फिशैटमी होता है कि आपके जो मसल्स है ना, उनमें ना निक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो बाहर नहीं निकलती, वो बड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे। अब फिशैटमी के बाद ना इनका ना जो उन्होंने जब खोला तो उनको पता चला कि नीचे इनका ना जो मेन प्रोपीटियल वेन है ना, वही 7 सेंटीमीटर गोली की वजह से उड़ गई हुई है। उसके बाद उन्होंने हमें ना वैस्कुलर सर्जन के पास ना भगाया, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल में वैस्कुलर सर्जन नहीं है। तो वैस्कुलर सर्जन हमीद लतीफ़ में डॉक्टर जवेद गर्देजी हैं, और जनाब में डॉक्टर वो है एजाज, अली रज़ा भी डॉक्टर एजाज, दोनों
उन दोनों को हम लोगों ने पर्सनली उनके प्राइवेट क्लिनिक पे जाके उनके CT एंजियोज हैं हमारे पास, उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, वो दिखाई और उन्होंने कहा बेटा 7 सेंटीमीटर का जो गैप है ना वो हम रिपेयर नहीं कर सकते, उसको कास्ट भी नहीं हो सकता। यानी आप आसान लफ्जों में ये कहना चाह रही हैं जब उसने फायरिंग की तो वो जो मेन आर्टरी थी vein जो थी। जिससे खून की गर्दिश होती है टांग के अंदर वो कट गई कट थी। गई। अच्छा, बुलेट की वजह से। उसके बाद वो 10 दिनों के गैप में हम लोग कहाँ प्राइवेट भी भागे हैं कि MLC हमारी हो गई है, अब प्राइवेटली हम इसको अगर जर्नल में ये ऑपरेट नहीं हो रहा तो हम लोग कहीं प्राइवेट जाके इसकी वैस्कुलर रिपेयर करवा लें, पर हर डॉक्टर ने हमें यही कहा कि इसका हल एम्पुटेशन ही है, ये नहीं रिपेयर हो सकती है। उस दौरान में इनका नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया हुआ था, इनकी पटेला में जो थी वो टोटली नेक्रोट हो गई हुई थी और जितने मसल्स थे ना वो सारे डेड हो गए हुए थे और डॉक्टर्स के पास एम्पुटेशन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। 106 तक फीवर रहा है इन्हें और हर आधे घंटे के बाद वो दोबारा स्टार्ट हो जाता था। इतनी इनको स्पॉन्जिंग वगैरह भी करते रहे हैं रात दिन खड़े होके। तो अब और उस फीवर की वजह से अब ये जो इनको- जख्म है टांग कटने के बाद ये कितने अरसे में हील अप होता है और क्या चीज आगे? सर ये 2 मंथ्स लग जाएंगे इनके ये एम्पुटेशन के वूंड को हील होते। अब जो रिसेंट इनकी करंट कंडीशन है ना अभी वूंड की, ये सारा इन्फेक्टेड हुआ हुआ है और मेरे पास वीडियोस हैं उस इन्फेक्टेड वूंड की कि सारा पसी है और उसको हमने स्टिच आउट करवा के पूरे और उस पस को ना ड्रेन आउट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपने पूरे ख़ानदान की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से पुलिस की जानिब से इनके ऊपर ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। जो शख्स अपनी टांग से माजूर हो चुका है आपने उसका भी सुना कि 2.5 साल तकरीबन वो अपने भाई के लिए इंसाफ की दुआइयाँ देता रहा, उसके भाई को इंसाफ नहीं मिला और अब मौज़म अपनी टांग से भी हाथ धो बैठे हैं। पुलिस अफसरान और अहलकार जो हैं थाना समेत अभी भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे और मुलजिमान दोबारा से इनके मुताबिक इनको धमकियां देना शुरू हो गया कि केस की पैरवी, दोनों केसों की पैरवी करना बंद कर दें वगरना इनको जानी नुकसान भी हो सकता है। लाहौर में अगर कोई एक मुकदमा दर्ज किसी थाने में होता है और उसको जब इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया जाता है तो पुलिस के पास मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए कितना वक्त होता है, अफसरान किस हद तक संजीदगी जाहिर करते हैं कि मुलजिमान को ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस हवाले से तफसीलात लेने के लिए हम SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन सैयद असद मुजफ्फर साहब के पास आए। असद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अगर एक मॉडल टाउन डिवीज़न के अंदर मुकदमा दर्ज होता है किसी भी थाने में और वो आपके पास आता है तो आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि जो मुद्दई है उसको इंसाफ मिल सके और उसके मुलजिमान गिरफ्तार हों? देखिए, हमारा मेरी को पोस्टिंग इस वक्त 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है और हमारे पास कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं जिनको हमने अपने तौर पे ख़ुद कॉल करके चेक करना, रॉबरी विद मर्डर है, डिपार्टी है, मर्डर है, इस सिलसिले में। उसके अलावा जो दीगर मुकदमात हैं उनमें मोस्टली कंप्लेनेंट या एक्यूज़ उनमें से कोई एक शख्स आपसे रब्ता करता है कि जी कंप्लेंट की शक्ल में या वर्बल कंप्लेंट की शक्ल में कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो। तो हमारा तरीक़ाकार, जो हमारी डिवीज़न का तरीक़ाकार वो ये है कि उस कंप्लेंट के ऊपर फौरी जो है पुलिस फाइल IO और दोनों पार्टी को कॉल कर ली जाती है और उनकी बिलमुशाफा गुफ्तगू सुनी जाती है कि जी मामला जो है वो उसमें असल में कंप्लेंट या मुद्दई कितनी हकीकत पर मबनी है और पुलिस उसमें कितनी एफिशिएंटली उसको रेमेडिफाई करना चाह रही है और कितना क्राइम टैकलिंग में कि फ़र्दर वो क्राइम रिपीट ना हो उसमें कितनी संजीदगी से आप मुलजमान का ताक़ुब करते हैं और अगर मुलजमान दुरुस्त हैं तो। हीनियस क्राइम्स के जो हेड हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अगर विंग की बात की जाए तो आप जितने भी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स हैं, बिलखसूस SSP इन्वेस्टिगेशन और नीचे जितनी लॉट है वो इन्वेस्टिगेशन चलान करने के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और हीनियस क्राइम्स आप लोगों की बड़ी टॉप प्रायोरिटी हैं। तो हीनियस क्राइम में जो मुकदमा दर्ज होते हैं दफात के तहत उनको आप लोग SP हजरात खुद भी सुनते हैं? नहीं, उसको हम खुद भी सुनते हैं, फिर हमारे पर भी एक चेक है, मतलब हम अपने SDPO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पर चेक हैं और IO पर, और हमारी अपनी वर्किंग के ऊपर SSP इन्वेस्टिगेशन खुद चेक है और वो ऑलमोस्ट इन एवरी हीनियस क्राइम वो उसको अपने तौर पे क्रॉस चेक भी करते हैं, टेलीफोनिकली हमसे अपडेट्स भी लेते हैं और
फिर बाद दफ़ा कुछ केसेस में बाय नेम मार्क हो जाते हैं कि जी वो आप खुद सुने और सुन के वापसी रिपोर्ट करें। तो मॉनिटरिंग का तो बड़ा इफेक्टिव सिस्टम चल रहा है सबका। अगर कोई एक आधा केस में से स्किप करेगा तो वो इस वजह से करेगा कि शायद उसमें से किसी पार्टी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की, और एट द सीनियर लेवल इट इज़ गोइंग टू बी अंडरस्टूड कि जी अगर वहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं हो रही तो फिर लोकल तफ्तीश दुरुस्त हो रही है। तो फिर थाने के ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे कायम रखा जाए? हमारे फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं वहाँ पर, हमारे फिगर वर्क है, उसके बाद हम वीकली रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, इस तरह फोर्ट नाइटली एसएसपी साहब करते हैं, और सेम डीआई साहब जो हैं वो मंथली करते हैं, और फिर मंथली फर्दर ऑन आईजी की मीटिंग होती है जिसमें आरपीओ कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें जितना हीनियस क्राइम है उसको क्रॉस चेक किया जाता है। उसमें मुल्ज़मान की रेशो अलहदा, आपकी चलानिंग रेशो अलहदा, पेंडेंसी क्यों हो रही है, ये तमाम चीज़ें एक एक चीज़ डिस्कस होती है। सर जी, आपकी डिवीजन के अंदर एक थाना है लियाकताबाद, विजिट किया होगा आपने जी। वहाँ पे 2.5 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ ट्रस्ट पासिंग के ऊपर। एक का कहना था कि वो गलत सड़क क्रॉस कर रहा था और इसके ऊपर लड़ाई हो गई। 324 का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके अंदर एक मजरूर थे जिसकी टांग पे 2 गोलियां लगी। जी जी। 2.5 साल के बाद उसका भाई जो उस केस की पैरवी कर रहा था, उसकी भी टांगों पे 3 गोलियां मारी गई और गुज़िश्ता माह उसकी टांग कट गई। इल्म में है कि जी जी। क्या बना उसका? इसमें जो पिछला वाक़या था वो चूँकि ओल्ड हो चुका हुआ था, वो तो मेरी नज़र से गुजरा है। इस वाक़े के बाद जो प्रेजेंट वाक़या है, इसके ये 324 वाले होने के बाद उसको भी रिव्यू करने का मौका मिला, और जो मेन मुल्ज़िम इसका अंजुम है उसके भी रिकॉर्ड को दोबारा परयूज़ करने का मौका मिला। बंदा इसका ओवरऑल शोहरत जो है, जो मैंने चेक की है वो, और जो इसका साबका रिकॉर्ड है वो, कब्ज़ा ग्रुप में भी इन्वॉल्वमेंट इसकी लग रही है, और एक बेंट ऑफ माइंड होता है किसी आदमी का जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है। तो ये अंजुम और इसके साथी जो हैं, इसमें जेम्स है, कामरान है, और उसके बाद फैसल शान है, ये लड़के जो हैं ये वहाँ पर लोगों को हिरासा करने की गर्ज से इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेफेरियस हैं, जो कुछ हैवी हैंडेडनेस मांगती है पुलिस की तरफ से। वो उसमें एक ही बंदे के साथ रेपिटेशन ऑफ क्राइम जो है वो अलार्मिंग है। शाह जी, जैसे आपने इंटरव्यू के शुरू में बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखते हैं और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को, एक केस अगर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगलियां और सवालिया निशान उठा दे तो मेरा ख्याल है ये बड़ा गलत होगा। जो मुद्दई हैं इस केस के, वो बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन विंग के ऊपर, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशी और पूरे इन्वेस्टिगेशन सेल के ऊपर। वो कहते हैं कि ना सिर्फ वो मुल्ज़िमान से पैसे लेते हैं, बल्कि मुल्ज़िमान वहाँ पे मुंशियात का काम भी कर रहा है, शराब फरोशी भी कर रहा है, कब्ज़ों का काम भी कर रहा है, और उसके बावजूद पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही। नाअहली की हद ये है कि मुल्ज़िम पिछले माह से फ़रार है, इंटरम करा के बैठा हुआ और अभी तक इंटरम भी कैंसिल नहीं करा सके। उसमें गुजारिश ये है कि जहाँ तक इसकी, वो तो मैंने पहले आपको बता दिया कि इसकी शोहरत जो है इन मुल्ज़िमान की ठीक नहीं है, और कोविड की वजह से कुछ अदालतों की तरफ से इसकी जो बेल लिंगर ऑन टैक्टिक्स है वो कंटिन्यूस चल रही हैं। अब उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है। हमारे बहुत सारे मुकदमात हैं, सिर्फ यही नहीं और भी काफ़ी सारे मुकदमात हैं, ख़ास तौर पे 489F के, 420, 468 के, और इस तरह के ज़्यादा मुकदमा जिसमें डेट पर डेट पड़ती रही है। उसकी वजह से मुकदमा जो है वो इल्तवा का शिकार हुए। ये इस मुकदमे को भी अभी 2-4 रोज़ से मेरे नोटिस में आया। केस का थोड़ा सा स्टेटस बताइएगा, अभी क्या स्टेटस है केस के स्टेटस में? एक्चुअली इन्होंने 4 मुल्ज़म नामजद किए हैं, जिसमें से 2 जो मेन कल्प्रिट्स हैं जिनके मुताबिक FIR जो है एट्रीब्यूशन ऑफ फायर है, वो फैसल शान और अंजुम जो हैं वो दोनों के बेल पर हैं। उनकी इसी माह की 10 तारीख है, तो इंशाल्लाह वो 10 को हर सूरत बेल, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट उनकी बेल कैंसिल हो और वो अपने अंजाम को पहुँचे, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ क्राइम तो किसी सूरत में किसी पुलिस कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे अभी आपकी दूरअंदेशी के ऊपर आप ये बात करेंगे, रेपिटेशन ऑफ क्राइम जो है वो बड़ा अलार्मिंग है। ये भी तो हो सकता है कि एक भाई को उसने टांग में गोली मारी, उसको जख्मी कर दिया, फिर कुछ अरसे के बाद दूसरे को टांग में गोली मारी, उसकी टांग ज़ाया होगी, अगला अटैम्प्ट जो है वो डायरेक्ट मर्डर की करे। पहले तो उस पर 324 होती रही और वो इतना आदी हो चुका है कि पकड़ा नहीं जा रहा, तो 302 की भी तो अटैम्प्ट कर सकता है। तो उस फैमिली को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, जिस तरह आप अभी खुद से कह रहे हैं कि ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है? इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स मांगती हैं, वो इंशाल्लाह पुलिस जो है वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इसमें।
इस तरह के जो वाक़यात वाले हैं दिनों जो आपकी नज़र से ना गुजरें और आप लोगों की कारकर्दगी जितनी मर्जी अच्छी हो, एक वाक़या कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे, जो विद इन द डिपार्टमेंट चीज़ें चल रही हैं, उनको कैसे नहीं, handle जो करते हैं? लोग इसमें अभी जो मैंने रिकॉर्ड पेरूज़ किया था उसमें एक बंदा जो है वो FIR के मुताबिक विदाउट वेपन है और वो मौके से पकड़ा गया था कामरान। उसके बारे में जो रोल IO ने लिखा है वो भी दोबारा रिव्यू मांगता है। तो इस ख़ास मुकदमे को हम दोबारा देख रहे हैं और इसका स्टार्ट जो है वो कैंसलेशन ऑफ बेल से शुरू होगा और इंशाल्लाह हम उसकी पूरी दादरसी करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सैयद असद मुजफ्फर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि बहुत से केसेस हैं जो वो खुद सुनते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है जो हीनियस हेड के केसेस हों उनको खुद रिव्यू करें और उसके अंदर अगर कोई सुकम रह जाए या कोई लेकुनाज रह जाए तो उसको दूर करें। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनकी भी मसरूफियत की वजह से कई केसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनकी नज़र ना पड़े और उसके अंदर अगर कोई शिकायत आए मुद्दई की तरफ से या मुलजिम की तरफ से कि उनकी दादरसी नहीं की जा रही है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो खुद सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस केस की दादरसी के लिए ना तो मुलजिम की तरफ से ना ही मुद्दई की तरफ से कोई इनके पास आया, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ सुकम पाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो प्रायोरिटी के ऊपर इसको हल करेंगे और मुलजिमान जो शुतर बेमुहार उस इलाके में फिर रहे हैं उनको जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिस केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, इस केस में मुलजिम ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि जब पहली दफ़ा उसने एक शख्स के ऊपर फायरिंग की और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो जैसे जैसे केस आगे चलता गया उसने उस केस में ज़मानत करा दी और जब वो बाहर आया तो उसने आकर जो केस की पैरवी कर रहा था मुद्दई मुकदमा, उसके ऊपर भी फायरिंग कर दी और उसको भी ज़ख्मी कर दिया। ज़मानत का मुलजिमों को किस हद तक फ़ायदा होता है और इससे मुआशरे में जराइम किस हद तक बढ़ते हैं, इसके ऊपर कानूनी राय लेने के लिए हम सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा साहब के पास आए हैं। बाजवा साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ा ब्रीफ सा मैंने आपको केस के बारे में बताया। अगर एक शख्स जुर्म का इर्तिकाब करता है और उसको अदालत से ज़मानत मिल जाती है और वो दोबारा जुर्म करता है, इसके अंदर क्या कानूनी तौर पे आप समझते हैं क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये एक बात जरूर करूँगा, उसकी जो पहले ज़मानत हुई आपने कहा कि थोड़े से अरसे में ही हो गई थी। हालांकि इस तरह के केसेस में जहाँ पे 3 फायर हों टांग के ऊपर अमूमन 1 साल तक ज़मानतें नहीं होती, लेकिन क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें हों जो अदालत ने समझी हों, उसके लिए बेल उसकी ग्रांट कर दी। उस बेल ग्रांट होने के बाद अब उसने उसी मुलज़म ने दूसरा वक़ुआ जो उस मुकदमे का मुद्दई है उसको मारा, उसको फिर फायर मारे हैं, बिल्कुल वो ज़ख्मी है मुद्दई। अब कानून इसमें ये कहता है, एक तो इस केस में भी इसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा जो पहला केस है उसमें इसी मुद्दई को चाहिए कि वो उसकी कैंसलेशन जो है वो बेल उसी अदालत में जहाँ जिस अदालत से मंजूर हुई है, या सेशन कोर्ट में भी मूव कर सकता है, तो वहाँ भी दे एप्लीकेशन दे, क्योंकि इसने मिस यूज़ किया है जो उसको ज़मानत एक अदालत ने दी है। क्योंकि ज़मानत जो है एक टेम्परेरी रिलीफ होता है एक मुलज़म के लिए, लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि वो अगर इसी तरह के जुर्म को रिपीट करता है तो फिर मुद्दई के पास इख्तियार होता है कि वो उसकी कैंसलेशन की दरख्वास्त दे। और मैं ये समझता हूँ कि उसी मुलज़म ने, अब उस दोनों भाई हैं, एक पहले मुद्दई था एक मुद्दई, अब ये अगर दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन, पहले केस में भी कैंसलेशन साथ लगा दें और जो केस चल रहा है इसमें भी इसको कंटेस्ट करें, और मैं समझता हूँ कि ये आदमी जेल से नहीं आ सकता और इसकी गिरफ्तारी होगी। और अब आप चाहते हैं कि क्योंकि इसका इस वक़ूए के बाद भी ये बंदा कुछ दिनों फिरता रहा और उसने बाद में जाके ज़मानत करवा लिया, महीने डेढ़ से ये फिर रहा है जी, मैं ये समझता हूँ कि जब अदालत के पास अब आ गया है तो अब जो है इनका वकील उसको चाहिए कि वो अदालत को बताए कि इसने पहले भी इसी तरह का किया हुआ है, हमारी ज़िंदगी को खतरा है, ये अब मज़ीद इस तरह फिरता रहा तो हमें मज़ीद हमारी जानों को नुकसान होगा, तो लिहाजा इसकी बेल का फ़ौरन फैसला किया जाए। और साथ ही दूसरी जो कैंसलेशन बेल है वो भी साथ लगा देनी चाहिए कि दोनों का इकट्ठा फैसला हो जाएगा। पहले केस में जैसे ट्रायल चल रहा है और उसने ज़मानत ले ली, ये तो कानून के मुताबिक समझ आती है, लेकिन अगर वही मुलजिम दोबारा से उसी नौइयत का जुर्म करता है और उसकी इंटरम बेल हो जाती है, इसके अंदर आप समझते हैं कि पुलिस की नेग्लिजेंसी होती है
कि पहले केस में भी मुलजिम जमानत पे था और बाहर आने के बाद उसने दोबारा वाक़या किया और दोबारा उसने इंटरम ले ली? मैं ये समझता हूँ अक्सर जो इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पुलिस के साथ होते हैं राब्ते। बाकी जहाँ तक इंटरम बेल का तल्लुक है, क्योंकि अदालत के पास तो एक FIR गई, अब उसमें पहली FIR का जिक्र नहीं होगा, जिस वकील ने भी दरख्वास्त दी होगी उसकी जमानत की, तो इसलिए अदालत ने तो ये आर्जी एक रिलीफ होता है इंटरम बेल जो है लेकिन अदालत, जैसे आप फरमा रहे हैं कि अदालत को तो मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपका पुलिस के साथ मिली भगत होती है कि मुलजिम को इतना टाइम दे देते हैं वारदात करने के बाद कि वो इंटरम जो है वो अपनी अप्लाई कर दे। लेकिन अगर मुलजिम ने ये वाक़या किया तो इसका मतलब उसने प्लानिंग की होगी। हाँ, आजकल पुलिस के पास एक बहुत अच्छा एक बहाना है कि जी कोविड-19 है, हम जो है कोरोना की वजह से मसरूफियतें हमारी हैं, लॉकडाउन होते हैं, ये होता है वो होता है, मार्केटों में हमारी जिम्मेदारी हैं, अस्पतालों को बैठने जहाँ भी इन्होंने एक बनाया हुआ है एक तरीका का, और ये भी बहाने ज़्यादा और काम कम कर रहे हैं, तो इसलिए ये पुलिस वाले भी मौका देते हैं। आपका फौजदारी के अंदर एक वसी तजुर्बा है, आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर जो जुर्म होते हैं, इस तरह के केसेस, जिस तरह का केस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के केसेस की बुनियादी वजह तो जो शख्स है उसकी जहनियत है, लेकिन पुलिस का कितना किरदार है ऐसे मुलजिमान को हलाशेरी देने में? देखिए, जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है इस तरह के मामलात में, क्योंकि इलाके के पुलिस जो है वो अक्सर अफसरान तब्दील होते रहते हैं, कोई और आ गया होगा थाने में, अब वो वाक़या पुराना हो गया, अभी उसमें उसको सज़ा नहीं हुई, लेकिन इसमें ये जो पुलिस अफसरान हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब भी वक़्वा हो तो फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो डिले करते हैं, मुलज़िम दंदनाते फिरते हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, यहाँ तो इश्तिहारी फिर रहे हैं बहुत सारे, तो मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि पुलिस का भी मैं कसूर इसमें नहीं ज़्यादा गिनता, इसलिए कि आप देखें पुलिस वाले भी इंसान हैं। अब 24 घंटे को ड्यूटी उन पर लाजम नहीं है, कानून के मुताबिक 8 घंटे ड्यूटी करनी है, लेकिन हुकूमत या हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, इन्होंने आज तक जब से हमारा ये सिस्टम शुरू हुआ है, इन्होंने ना तो पुलिस को मजबूत किया है, ना ही इन्होंने हमारी अदलिया को मजबूत किया। अब पुलिस वाले हैं, आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ के दौर में जो कांस्टेबल होता था उसका भी एक क्वार्टर होता था थाने के साथ रहने के लिए। अब यहाँ पे SHO की रिहाइशगाह तक नहीं है, DSP की रिहाइशगाह तक नहीं है, तो इन हालात में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा तवज्जो पुलिस को मजबूत करे, अदारे को मजबूत करे, लेकिन उनकी नफरी जो है वो बढ़ाई जाए। जिस तरह हमारा रेशो आबादी का बढ़ रहा है, उसी तरह उनकी तादाद भी बढ़ाई जाए, ताकि बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर 27,000 के नफरी के साथ पुलिसिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि लाहौर के अंदर जो गुज़िश्ता अदवार में पुलिस की डेटरेंस होती थी, एक पुलिस का जो लोगों के दिलों में जराइम पेशा अफराद के दिलों में खौफ होता था, अब वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग हवाई फायरिंग करते हुए वीडियोज़ लगाते हैं, गाड़ियों के अंदर अपने गार्ड्स बिठाकर शो ऑफ वेपन करते हैं। इसके अलावा इलाकों के अंदर जो उनसे कम ताकतवर लोग हैं उनके घरों में जाके हवाई फायरिंग करना या उनको ज़दोकोब करना, ये मामूल बनता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कहाँ पर ऐसा सुकम है जिसकी वजह से ये ऐसे अफराद जो हैं वो नुमायाँ होते जा रहे हैं? इस चीज़ को जानने के लिए हम SSP ऑपरेशन लाहौर फैसल शहजाद साहब के पास तशरीफ लाएँ। फैसल भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने थोड़ा सा ब्रीफ सा बताया, पुलिस का लाहौर के अंदर बहुत खौफ होता था। SHO जिस इलाके में गश्त करता था वहाँ से जराइम पेशा अफराद गायब हो जाते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लोग हवाई फायरिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, इलाके के अंदर चौक चौराहों में असला लेकर खड़े होते हैं, शो वेपन करते हैं, अपने से जो कम ताकतवर है उनको डराने की कोशिश करते हैं, फायरिंग के वाक़यात होते हैं। ये क्या हो रहा है? थैंक यू अहमद जी। एक तो बहुत ही अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज़ करें तो आप देखें कि जब से सोशल मीडिया का यूज़ और कुछ ऐप्स इस तरह की आई हैं कि जिससे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको ख़ास किस्म की जहनीत के लोगों ने मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे असले के साथ टिकटॉक की वीडियोस बनाना, असले के साथ अपनी बड़े फ़खरी अंदाज में इस तरह की वीडियोस बनाना कि जिससे इस तरह का इमेज जाए कि आप माशरे में जो वायलेंस है उसको प्रमोट कर रहे हों, आप एक वो जो एक बदमाशी का एक वो जो कल्चर है उसको। मेरा ख्याल ये कि इसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक तो ये जो हमारी ऐप्स हैं सोशल मीडिया का एक वो चीज़ है, दूसरा इसमें जो पेरेंट्स का रोल है वो भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहा।
पहले ये था कि वालिदैन की बच्चों के ऊपर बाकायदा वो भरपूर तरीके से नज़र भी रखी जाती थी, सख्ती भी होती थी, इस तरह के ये जो वेपन्स और इस तरह की चीज़ों से दूर रखा जाता था, ग्राउंड्स आबाद थे। एक पूरा एक जो हमारा कल्चरल शिफ्ट हुआ है ये जो सोशल मीडिया के आने से, उससे फिर ये हुआ कि अगर एक नौजवान बना रहा है तो दूसरा भी बना रहा है, तीसरा भी बना रहा है, मुकाबले में एक चीज़ शुरू हो गई। फिर अब आप देखें कि हर बच्चे के पास मोबाइल है, उस मोबाइल में कैमरा है, फिर ये इस तरह की ऐप्स हैं। वो जो एक कंपेटिटिव एक एनवायरनमेंट डेवलप हो गया, उसके अंदर फिर ये एक दूसरे की आप कह लें कि देखा देखी ये लोग सारे जो है ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। उसमें पुलिस का ये होता है कि पुलिस जब भी कोई इस तरह की कोई चीज़ हमारे नोटिस में आती है, हम उसमें FIR दर्ज करके उनको पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस हुए और उनमें हमने लोगों को गिरफ्तार किया। जिस पुलिस के जिस खौफ की आप बात कर रहे हैं कि जी एक खौफ होता था और ये लोग भाग जाते थे, अभी चूंकि आप ये कहें कि हर बंदे के पास मोबाइल है, पुलिस जब एक जगह पर रेड करती है तो उस पूरी की पूरी एक्टिविटी को पिक्चराइज किया जाता है। अब अगर मेरा आपसे ये सवाल हो, आप क्या तवक्को रखते हैं ऐसे लोग जो 4, 5, 6 मुसल्ला लोग अगर एक जगह बैठे हुए हों और पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाए, तो आपके ख्याल में वो पुलिस को फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे? जाहिर है वो पुलिस के साथ मुज़ामत भी करेंगे, और जब मुज़ामत होगी तो नेचुरली फिर पुलिस उसमें एक्ट करेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर वो वीडियोस फिर आपके ही मीडिया चैनल उसको पुलिस के अगेंस्ट चला रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी एक मिनट के लिए इस बात को मान लिया जाए कि सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ सोसाइटी में पैदा किया, तो ये वजह होगा। लेकिन पुलिसिंग आपकी लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्विस है, आपकी चौथी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चौथी पोस्टिंग है। आपने देखा है कि लाहौर में पुलिस का एक रोब और एक दबदबा मौजूद रहा है, हर वक्त हर दौर में मौजूद रहा है। अभी वो रोब और दबदबा जो है वो नुक्कड़ पे खड़े होने वाला शख्स जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मैं उस तरफ आता हूँ। देखिए, एक तो लाहौर वाहिद शहर है, 1.5 करोड़ आबादी का शहर है कि जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है। कोई ऐसा गैंग नहीं है जो ऑर्गेनाइज अंदाज में आपको पता है कि ऑपरेट करता हो। कोई इस तरह का बदमाश नहीं है कि जिस तरह ये एक लाहौर पुलिस को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने अभी तक कोई भी इस तरह का गैंग या इस तरह का बदमाश डेवलप नहीं होने दिया। जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो उसमें जो पुलिस का कंडक्ट है, आप उसको अगर देखें तो वो इतने ज़्यादा कैमराज और इतने उसके अंदर आ गया है कि जो हमारे ऑन ग्राउंड ऑपरेट करने वाले ऑफिसर्स हैं उनका इनिशिएटिव ख़त्म हो गया। जिसकी तरफ मैं आपको बात बताने की जो एक इशारतन जो मैं बात आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इलाके का SHO जब इतना मजबूत होता था तो वो जो मजबूत होता था उसकी रेपुटेशन से और उसके जाने से ही ये लोग जो है वो अभी बात ये है कि हम एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं, उसको गिरफ्तार करते हुए मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसने आगे से गालियां दी, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। अब उसका एक थप्पड़ इतने चैनल्स पे चलेगा कि अगली दफ़ा जब पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी उसको तो इसका मैं उस तरफ आता हूँ। अच्छा, अब वो उसको गिरफ्तार करके लाए, लेके आके लीगल प्रोसेस में डाल दिया, उसको आपने जो है वो जेल में बंद कर दिया, और वो उसके बाद वो 2, 3, 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर जमानत पे बाहर आ गया। कतई कलामी बात अब कीजिएगा। इसमें मैं आगे आपको नहीं लगता कि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी डिसीजन पावर भी बहुत कम हो गई है? वो ज़्यादा अपनी सीटें बचाने की वजह से नीचे वालों को फ़ौरन मुअत्तल कर देते हैं। अगर एक जगह पे रेड हुई है और वहाँ पर पुलिस वाले ने एक मंशियात फरोश को थप्पड़ मार दिया है और उसकी वीडियो आ जाती है, तो ऑफिसर को स्टैंड लेना चाहिए। वो किसी अपनी ज़ाती हैसियत में तो नहीं वहाँ पे गया, वो तो रेड करने गया था। अच्छा, लेकिन अफसरान अपने ऊपर से फ़ौरन मलबा उतारते हैं। नहीं, ये वाला जो एक एस्पेक्ट है इस पर भी हम बात कर सकते हैं। वो एक अलग सवाल होगा तो उसका मैं वो जवाब देता हूँ। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी जो ज़ाहिर सबऑर्डिनेट्स जिनसे हमने काम लेना है, टारगेट अचीव करवाने हैं, नेचुरली अगर वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो नेचुरली वो टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। अच्छा, अगर बड़ा प्रिसाइजली एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। लियाकताबाद में 2.5 साल पहले फायरिंग हुई, एक भाई की टांग पे गोली लगी, वो ज़ख्मी हो गया। दूसरा भाई उसकी पैरवी कर रहा था, गुज़िश्ता माह उसको टांग पे गोलियां मारी गई, उसकी टांग कट गई। मुल्ज़िमान अभी भी फ़रार है। अब उस बंदे का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो लैंड ग्रैबर भी है, मंशियात वगैरह में भी उसका थोड़ा सा है, और वो वहाँ पे अपना रोब दबदबा जमाने के लिए ऐसी हरकतें करता रहता है। लेकिन थाना लेवल कभी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं। 2017 में ये पहला वाकया हुआ, पुलिस ने इमीडिएटली उसको गिरफ्तार कर लिया। राइट, गिरफ्तार करके उसको जेल भिजवाया, जेल वो रहा, उसके बाद उसकी फिर आगे ज़मानत हो जाती है, वो बाहर आ जाता है। अभी वो जो उसका वो वाला केस है उसके भाई का, वो अभी ट्रायल फेज़ में है, कोर्ट में उस पर जो है वो ट्रायल चल रहा है। तो इस दौरान वो जो ज़मानत पे जब वो बाहर आया है तो उसने कोशिश की है कि मैं इनके साथ सुलह करूं, और सुलह वो नहीं हुई तो नेचुरली फिर उसने दोबारा उस दूसरे भाई को जो है वो टारगेट किया है।
अभी फिर हम दोबारा फिर उसको पकड़ने के लिए उसके भरपूर तरीके से उनके पीछे हैं। ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने चूंकि एक चीज़ प्लान करके की है तो उनको तवक्को है कि पुलिस उनके जो है उनको पकड़ेगी। अब उसमें नेचुरली जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम सारे के सारे यूज़ करते हैं ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, लेकिन उनको भी ये पता होता है कि जी पुलिस किन मीन्स के साथ हमें आके पकड़ेगी। उसमें ऐसे केसेस के अंदर कि जिसमें प्लान करके चीज़ें की जाती हैं उसमें नेचुरली थोड़ा सा टाइम लगता है पुलिस को उनको पकड़ने में, लेकिन वो इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त से बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि 3 उन्होंने बुनियादी वजूहात बताई हैं इस तरह के जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर। एक सोशल मीडिया, दूसरा मोबाइल फ़ोन, और तीसरा वो कह रहे हैं कि मुआशरा और घर अपने जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जुर्म होने से पहले की जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर उसको रोका नहीं जा रहा है, इसलिए इस किस्म के वाक़यात का इर्तिकाब हो रहा है। अगर हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने शुरू कर दे तो ऐन मुमकिन है कि इस तरह के वाक़यात माशरे में होना ना सिर्फ कम हो जाएं, बल्कि इस तरह के लोग जो दादागिरी या भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको स्नप किया जा सकता है। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।